हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग ऊष्मागतिकी नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम सब लोग ऊष्मागतिकी की सबसे लास्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की कोटि या स्वातंत्र कोटि किसे कहते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा समविभाजन नियम। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने बालाजी पब्लिकेशन से अभ्यास आंकिक प्रश्न का पहला टाइप था, 5 क्वेश्चन उससे सॉल्व किए। सेकंड टाइप स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये चीज पढ़ लेते हैं, ठीक, और फिर इसके बाद उसके न्यूमेरिकल को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। स्वतंत्रता की कोटि या स्वातंत्र कोटि, जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है, DOF, ये होता क्या है? अब समझिए, कोई एक गैस का कण ले लीजिए। वो गैस का कण कितने तरीकों से गति कर सकता है, कितने तरीकों से ऊर्जा ग्रहण कर सकता है, उसी की संख्या को हम सब लोग स्वतंत्रता की कोटि या स्वातंत्र कोटि कहते हैं। समझिए बात, कोई भी गैस है, अब उस गैस का कण कितने तरीके से गति कर सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारी गैसें हैं वातावरण में हमारी, वो कितने तरीकों से गति करता है। वो आगे पीछे में जा सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, बाएं दाएं जा सकता है। 3 तरीके की गति करता है, एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर और एक ये इन आगे पीछे, मतलब इनवर्ड और डाउनवर्ड। क्लियर बात? तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि हो गई 3। अब बात उसमें आती है, कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो कई परमाणुओं से मिलकर बने हो। एग्जाम्पल के लिए द्विपरमाणु, वो 2 परमाणु होते हैं, तो साथ ही साथ वो कुछ घूर्णन गति भी करने लगते हैं। समझिए बात, गतियां केवल 3 तरीकों से ही हो सकती है। कण 3 ही तरीकों की गति करेगा, या तो स्थानांतरीय गति, ठीक, चल करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, या तो घूर्णन गति, किसी अक्ष के परितः, घूर्णन मतलब घूमेगा, और तीसरी कंपन गति, मतलब वो ऊपर नीचे आएगा माध्य स्थिति से, या तो आगे पीछे जाएगा, ये चीज होगा, या इधर उधर जाएगा। तो कंपन गति बहुत मुश्किल से होती है, कमरे के ताप पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब हम ताप बढ़ाते हैं तब ये चीज हमको देखने को मिलती है कि मतलब कण जो है वो कंपन गति करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो देखते हैं स्वतंत्रता की कोटि। यदि कोई कण या निकाय जितनी स्वतंत्र गतियां कर सकता है या ऊर्जा ग्रहण कर सकता है, उनकी संख्या को स्वतंत्रता की कोटि DOF या F कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है एक परमाणु अणु। एक परमाणु के लिए कौन कौन से लोग आते हैं, सबसे पहले वो देखिए। एक परमाणु के रूप में आता है आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ETC। ये एक परमाणु गैस से होती। एक परमाणु, इनके पास एक ही परमाणु होता है। तो अगर इनकी बात करें, एक परमाणु है ना, एक छोटा सा, अब वो कितने तरीकों से गति कर सकता है। वो आगे पीछे गति कर सकता है, यानी एक्स एक्सिस की ओर, ऊपर नीचे गति कर सकता है, यानी वाई एक्सिस की अलोंग, और साथ ही साथ आगे पीछे गति कर सकता है। तो इसको थोड़ा टेढ़ा बनाएंगे ताकि दिखाई दे, जेड एक्सिस। तो ये 3 ही तरीके की गति करेगा। तो 3 तरीके की गति करेगा, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कौन कौन सी वो होंगी, कौन सी गति करेगा, स्थानांतरीय गति केवल करेगा। ये घूर्णन गति नहीं करेगा, ये केवल और केवल स्थानांतरीय गति करेगा। तो स्थानांतरीय गति कितनी करेंगी, उनकी संख्या क्या है, स्थानांतरीय गति, उसकी संख्या कितनी है, 3 है। तो जाहिर सी बात है इसका DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो गया इसका आंसर। द्विपरमाणु के लिए समझना है। द्विपरमाणु में आप लोगों के आ जाते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, ETC, चलते चले जाओ, बहुत सारी गैस है, ठीक है। आयोडीन भी ले सकते हो आप। अब इनकी बात जब करेंगे, अब हम उठाते हैं, जैसे एक कोई उठा लेते हैं N2,
हम N2 को उठा लेते हैं, तो ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये सामने की ओर थोड़ा सा टेढ़ा z एक्सिस। तो ये कितने तरीके से गति कर सकता है? सबसे पहली चीज, अगर आप O2 को लेंगे, O2 का मतलब O डबल बॉन्ड O, या N2 ले लेते सबसे बेहतरीन है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, बॉन्ड से नहीं मतलब है, हमको ये देखना है नाइट्रोजन। तो ये है नाइट्रोजन पहला और ये दूसरा। पहली चीज, ये स्थानांतरीय गति एक्स एक्सिस में कर सकता है, यानी बाएं दाएं जा सकता है। स्थानांतरीय गति वाई एक्सिस में कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है। तो स्थानांतरीय गति कितनी कर सकता है द्विपरमाणु कण? 3। स्थानांतरीय गति की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, और दूसरी है घूर्णन गति। कौन सी गति है? घूर्णन गति। उसकी कितनी संख्या है? तो उसकी भैया होती तो 3 है, लेकिन ली जाएंगी 2। अब समझते हैं कैसे। एक ये एन है, दूसरा ये एन। ये कितने एक्सेस के परिता घूम सकता है आपके पास? अगर हम एन को बिठा दें एक्स एक्सेस पर, तो ये वाई अक्ष के अलोंग घूम सकता है। ये वाई अक्ष हो गया, इसके चारों ओर ये घूम सकता है। भाई इसको घुमाना है, एक एन ये, एक एन ये, और बीच में ये बॉन्ड बना है, तो इसको घुमाएंगे वाई अक्ष के परिता, पहला। और दूसरा किसके घुमा सकते हैं? जेड अक्ष। जेड अक्ष ये है ना, जेड अक्ष के परिता ऐसे। तो इसको यहां पर अगर हम रखेंगे, तो पहला तो हम घुमा सकते हैं वाई अक्ष के परिता। ठीक है, ये घूर्णन गति में एक अक्ष लिया जाता है, उसी के चारों ओर गति करते हैं। ठीक, और दूसरा जेड एक्सेस, जेड एक्सेस ये है। ठीक है, तो ये ऐसे गति कर सकता है। ठीक है, पहला ये हो सकता है, ये सॉरी माफ कीजिए, पहला तो ये हो गया आपका वाई एक्सेस, और दूसरा जेड एक्सेस ये है ना, तो ये इसके अलोंग गति करेगा। ठीक है, और तीसरा खुद के अक्ष के चारों ओर गति करेगा, ऐसे ऐसे अगर गति करेगा, घूमेगा, तो वहां पर जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण, समझिए बात। जैसे जड़त्व हमने पढ़ा था मतलब द्रव्यमान, तो वही चीज घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण हो जाता है। तो वो चीज जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ये तीसरी एक्सेस नहीं ली जाती है। 2 ही एक्सेस होंगे, तो 2 ही एक्सेस के अलोंग गति करेंगे, उसके चारों, तो इसलिए वो हो जाएगी आपकी घूर्णन गति 2 ही, तीसरी वाली नहीं ली जाएगी। अगर आप वाई एक्सेस पर बैठाएंगे, तो एक्स ये हो गया जेड एक्सेस के अलोंग घूम रहा है, और एक्स एक्सेस के अलोंग घुमाना है, तो ये वाई एक्सेस तो ऐसे है ना, तो ये ऐसे घूम सकता है। ठीक है, और दूसरा जेड एक्सेस ये ऐसे है, जेड एक्सेस ऐसे होता है ना, तो इसके अलोंग भी घूम सकता है ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे भी घूम सकता है जेड एक्सेस, और ये ऐसे जब घूमेगा तो कौन सा एक्सेस है? एक्स एक्सेस के अलोंग घूमेगा। ये एक्स एक्सेस है, इसके चारों ओर, और ये जेड एक्सेस है, इसके चारों ओर घूम सकता है। वाई एक्सेस पर तो वो रखा है, वो उसको चारों ओर घूम नहीं पाएगा। तो ये होता है। ठीक, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी इसकी? तो ये 3 और 2 5। ये रूम टेम्परेचर पर है भैया। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ कंपन गति भी आ सकती है, और वो कितनी आ सकती है उसका कोई अंदाजा नहीं है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। अब बहुपरमाणु गैसों के रूप में, बहुपरमाणु गैसों के रूप में कौन कौन आते हैं? तो बहुपरमाणु के रूप में आ सकते हैं आपके O3 ओजोन आता है। ठीक है, P4 आ जाएगा, S8 आ जाएगा, सल्फर, ETC, बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, फास्फोरस और ओजोन और ये सल्फर। तो इसमें सबसे पहली चीज, अगर O3 को उठाएंगे, तो ये O हो गया, ये O हो गया, ये O हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, वैलेंसी 2 होती है, सभी में सिंगल बॉन्ड बनेंगे, सॉरी माफ कीजिए, सभी में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वैलेंसी 2 ही होती है, तो 2 ही बंद बनाएंगे। तो ये सभी लोग 2 बंद बनाए हैं। तो अब ये उठाएंगे, तो स्थानांतरीय गति तो 3 करेंगे ही करेंगे, घूर्णन गति अब 3 कर लेंगे। पहला, इसको ऐसे रखा हुआ है, तो ये वाई एक्सेस के अलोंग भी घूमेगा, ये वाला हो जाएगा। जेड एक्सेस के अगर एक्स एक्सेस के अलोंग घुमाएंगे, तो ये वाला लेंगे, ये वाला छोड़ देंगे। अगर जेड एक्सेस के अलोंग घुमाएंगे, तो ये वाला ऐसे घुमाएंगे। तो पहला ऐसा घुमा सकते हो वाई एक्सेस, जेड एक्सेस के लिए ये दोनों यूज में आ जाएंगे,
और जेड एक्सेस के लिए ऐसे घुमाएंगे तो ये दोनों यूज में आ जाएंगे, ऊपर वाला छोड़ देंगे। तो ये तीनों तरीके से घूर्णन गति कर सकती है। तो स्थानांतरीय गति कितनी होगी इसमें, इसके लिए स्थानांतरीय गति ये 3 करेगा। कितने करेगा, 3, साथ साथ ही गति करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो 3 एक्सेस में जा सकते हैं, हवा में गति कर सकते हैं, जाहिर सी बात। और घूर्णन गति कितनी करेंगे, 3 करेंगे, घूर्णन गति 3 करेंगे, ठीक है। घूर्णन गति 3 करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो गया, 3 और 3 6 हो गया ये। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, अगर रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो डिग्री, जाहिर सी बात कंपन गति होगी। नीचे वाला दिख नहीं रहा तो इधर हम किए दे रहे हैं, DOF कितना हो गया आपका 6, ठीक है। अगर आप तापमान बढ़ाएंगे, कंपन गति आएगा तो जाहिर सी बात 2 उसमें जोड़ देना है बस। कंपन गतियां 2 प्रकार से कण कर सकता है और वो द्विपरमाणु और बहुपरमाणु की होंगी, क्लियर बात। तो ये थे हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम। बढ़ते हैं आगे, ऊर्जा समविभाजन नियम। तो कोई भी कण जो होती है वो उसके अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो जब गति करता है तो उस आंतरिक ऊर्जा को डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ देता है, यही है ऊर्जा समविभाजन नियम। अब अगर ये वाली N2 जा रहा है, N2 गति कर रहा है तो वो जिन जिन दिशाओं में गति करेगा, टोटल कितने तरीकों से गति कर सकता है, कितनी दिशाओं में, कितने तरीके हैं, दिशाएं तो हैं तुम्हारी 3, लेकिन और कितनी तरीके हैं, टोटल 5 तरीकों की गति करेगा। 5 तरीकों की गति करेगा, 5 दिशाओं में गति करेगा तो जाहिर सी बात डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसकी, 5 हो गई। तो पांचों में बराबर बराबर हिस्सों में ये ऊर्जा को बांटता है, कहने का मतलब ये, यही ऊर्जा समविभाजन है। तो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उतने भागों में ऊर्जा बंट जाती है। इस नियमानुसार पढ़ते हैं, बहुत से कणों से मिलकर बने किसी निकाय, एग्जाम्पल के लिए कोई गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा, गैस के अंदर की जो अणुओं की ऊर्जा होती है वो आंतरिक ऊर्जा होती है। 2 ही ऊर्जाएं उन कणों के पास होती है, पहला स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल के कारण लगती है, 2 कणों के बीच, भाई गैस में बहुत सारे कण हैं, उनमें जो आकर्षण बल होगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। और दूसरी, वो गति कर रही होंगी, गैस है तो जाहिर सी बात उनकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, वो गति करते रहते हैं तो वो उनकी गतिज ऊर्जा भी होती है। तो वही 2 तरीके की गतिज ऊर्जा, 2 तरीके की आंतरिक ऊर्जाएं होती है, पहला स्थितिज और दूसरा गतिज। और इसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। मतलब बहुत से कणों से मिलकर कोई निकाय बने, किसी निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा इसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। जितनी स्वतंत्र कोटियां होंगी उस अणु की या निकाय की, वो उतने भागों में ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा टूट जाएगी। तथा परम ताप P पर तापीय साम्य, पहला चीज ये तापीय साम्य में होगा। आप इसको ऊर्जा देंगे, आप इसको गर्म करेंगे, इसका तापमान नहीं बढ़ेगा। अलग अलग हिस्सों की बात कर रहे हैं हम, हर एक हिस्सों की बात नहीं करते कि मतलब ताप नियत हो जाएगा सभी पूरे निकाय का, नहीं, अलग अलग हिस्सों के जो तापमान है वो नियत हो जाएंगे। वो ऊर्जा तो लेंगे लेकिन आगे ट्रांसफर कर देंगे, वो 3 तरीकों से करते हैं, पिछले चैप्टर्स में हमने बताया भी है। तो तथा परम ताप P पर तापीय साम्य में प्रत्येक अणु की औसतन गतिज ऊर्जा 1/2 kBT होती है। एक अणु की जो गतिज ऊर्जा होगी, भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहे जितनी हो, हर एक अणु जो ऊर्जा पाएगा वो 1/2 kBT पाएगा। केबी क्या है आपका, बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक है जिसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। भाई इसको बटे में भेज दीजिए, ऊर्जा का मतलब जूल, और ये टेम्परेचर, तापमान यहाँ केल्विन में होगा, बस डिग्री सेल्सियस में नहीं होगा, तो ये बटे में आएगा तो केल्विन में हो जाएगा, इसका ऐसा ही मात्रा। यदि निकाय या अणु की स्वतंत्र कोटि F दी गई हो, यानी कुल पूछ ले कितनी आंतरिक ऊर्जा है उसके पास, तो जितनी स्वतंत्र कोटियां हैं, जितने अणु हैं, स्वतंत्र कोटियां हैं, उनको जोड़ देते हैं। भाई जितने स्वतंत्र कोटियां उतनी भागों में ऊर्जा बटेगी, उन सभी ऊर्जाओं को अगर जोड़ लेंगे तो कुल ऊर्जा आ जाएगी। सभी को जोड़ने का मतलब जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उतने को ही तो जोड़ना है। तो यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपकी F हो, तो निकाय या अणु की कुल औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी, आप F से गुणा करा दीजिए, चाहे F बार उसको जोड़ दीजिए, 1/2 kBT को F से गुणा करा देना अगर कुल ऊर्जा की कहेगी। अगर मोलों की संख्या दी है, भाई ये तो एक अणु की है ना, अगर
अणु की संख्या ना दी जाए, मोलों की संख्या दी जाए। जैसे एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। तो इतने अणुओं की बात है, एक अणुओं की बात, लेकिन इतने अणु दे दी जाएंगे तो उससे भाग करा देते हैं। क्या करा देते हैं? भाग करा देते हैं जब इतने अणु की बात आएगी। तो एक मोल की बात की जाएगी, यहाँ एक मोल की, हम अणु की बात नहीं करें। एक मोल के लिए क्या होगा कि आई जो औसतन गतिज ऊर्जा है निकाय या अणु की, वो F गुणा 1/2 RT के बराबर हो जाएगा। यानी केबी की जगह पर हमको RT रख देना है, और जहां R जो है Na केबी के बराबर। Na जो है आवोगाद्रो नंबर है। क्या है? आवोगाद्रो नंबर है। भाई एक अणु की बात कर रहा है, एक मोल की कहेगा, एक अणु की पता है, तो जितने अणुओं की कहना उतने से गुणा कराएंगे। तो हमको 6.022 गुणे 10⁻23 अणुओं का चाहिए, तो उतने से गुणा कराएंगे, और उसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं, आवोगाद्रो नंबर से। तो Na से इधर गुणा, Na से इधर गुणा, तो Na अणु को हम क्या कहते हैं? एक मोल अणु कहेंगे। तो एक मोल अणु के लिए F गुणा 1/2, Na Kb को हम R कहते हैं। Na Kb का गुणा कराते हैं तो R मिलता है। R गैस नियतांक है, ये केवल आदर्श गैसों पर ही लागू होता है। जो आदर्श गैस की परिकल्पनाओं को पूर्ण करते हैं वही आदर्श गैस हैं। तो उसकी जगह पर R × T हो गया। अगर आप Na का गुणा मोलों की संख्या से करा दें, भाई Na आवोगाद्रो नंबर है, ठीक, उसकी नंबर 6.022 × 10⁻23 होता है। ये क्यों बता रहे? क्योंकि अगले वीडियो में इसी के न्यूमेरिकल है। तो Na का गुणा अगर मोलों की संख्या से करा दें तो हमको क्या मिल जाएंगे? कुल अणु मिल जाएंगे। कुल अणु अगर पता करने, भाई सीधी सी बात, मोलों की संख्या के कई सारे फार्मूले। पहला तो होता है द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। दूसरा द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। जब यौगिक आएगा तो आणविक द्रव्यमान लिखते हैं बटे में, जब तत्व आएगा तो नीचे परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। वो हो गया मोलों की संख्या। दूसरी मोलों की संख्या होती है जब अणुओं की संख्या दी जाए, तो जितने अणुओं की संख्या दी गई उसको ऊपर रखो और नीचे डिवाइड करा दो एक मोल के अणुओं की संख्या से। अब नीचे Na कर देंगे, ऊपर n, कुल अणु, नीचे एक मोल में उपस्थित अणु, तो उसको इधर ले जाएंगे तो n के साथ गुणा कराएंगे तो n मिल जाएगा। भाई Na के साथ n का गुणा n मिल जाएगा। यही था हमारा ये वीडियो, और यहीं पर हम सब लोग ऊष्मागतिकी को कंप्लीट कर रहे हैं थ्योरी डेरिवेशन के साथ। बचा है न्यूमेरिकल, और वो सेकंड वीडियो जो है, पहला वीडियो हमने डाल दिया, सेकंड वीडियो नेक्स्ट कल जो है आने वाले इस वीडियो के जस्ट बाद ही आएगा, अगले दिन ही आएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो इससे हमें थोड़ा बहुत जो है अंदर से मन में और खुशी जागृत होगी, और अच्छे से पढ़ाएंगे, मेहनत करके पढ़ाएंगे, बस यही है और कुछ नहीं।